Okay, so our first chapter is the last lesson. Clear? अब ये जो टॉपिक है, जो चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन, ये अपने आप में पूरे चैप्टर के बारे में बताता है। अब कैसे? सबसे पहले जानते हैं इसकी स्टोरी, फिर हमको पता चल जाएगा कि व्हाई दिस चैप्टर इज कॉल्ड द लास्ट लेसन। नाउ हु इज द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर? इसको लिखा किसने है? अल्फोंसे डॉडेल। क्लियर? जैसा कि उनका नाम है, नाम से स्पष्ट है वो कैसे राइटर है? फ्रेंच राइटर है ना। फ्रांस में ऐसे नाम होते हैं, जैसे यहाँ लिखा है विव ला फ्रांस, विव ला फ्रांस, लॉन्ग लिव फ्रांस, ऐसे नाम होते हैं फ्रांस में, फ्रेंच में। तो फ्रेंच जो नॉवेलिस्ट है अल्फोंसे डॉडेल, वो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ये लिखा है ये चैप्टर द लास्ट लेसन ड्यूरिंग द वॉर, द बैटल ऑफ, कहाँ का? फ्रांस एंड पर्शिया। फ्रांस एंड पर्शिया में जो युद्ध हुआ था, और लड़ाई किसके नेतृत्व में हुई थी? जर्मनी से ऑर्डर आया था, जर्मनी से ऑर्डर आया था, सपोर्ट था किसको? पर्शिया को, कि फ्रांस पर अटैक करो। एंड एट दैट टाइम द बैटल वाज कंडक्टेड, तब जो है फ्रांस और पर्शिया के बीच युद्ध हुआ था, लड़ाई हुई थी, जिसमें कौन जीता था? पर्शिया, पर्शिया जीता था, और हारा कौन था? फ्रांस। अब उसके बाद क्या किया गया कि जर्मनी के द्वारा दो बड़े जिले, डिस्ट्रिक्ट जो हमारे यहाँ, तो दो बड़े शहर आप मान के चलिए, दो बड़े शहर कहाँ के? फ्रांस के, हथिया लिए गए थे। और वो दो बड़े शहर जो कौन थे? वो एल्सेक एंड लॉरेन। क्लियर? एल्सेक एंड लॉरेन। अब बर्लिन से ये ऑर्डर्स आए थे कि क्योंकि अब फ्रांस जो है वो हमारे अंडर में है, फ्रांस हमारे अंडर में है, तो अब वहाँ की लैंग्वेज पे भी हमें अपना अधिकार जमाना है। तो अब बर्लिन से ऑर्डर आए थे कि अब फ्रांस में जो एल्सेक एंड लॉरेन है, यहाँ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच नहीं, है ना। जैसे अंग्रेजों ने जब भारत पर शासन किया था, हमें जब गुलाम बनाया था, तो उन्होंने हमारी लैंग्वेज पे भी अधिकार जमाया। इसीलिए आज इंग्लिश को भी इम्पोर्टेंस दी जाती है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। अगर किसी भी वजह से ऐसा होता कि इंडिया ने ब्रिटेन पे कब्जा किया होता, ब्रिटिशर्स पे रूल किया होता, तो आज डोनाल्ड ट्रंप भी हिंदी बोल रहे होते, है ना। सो फ्रेंच को हटा दिया गया, और उसके बदले, उसके एवज में कौन सी लैंग्वेज को लाया गया? जर्मन ना। ये ऑर्डर थे, तो ये इस चैप्टर में बताया गया है। ये पूरा प्लॉट है किसका? इस स्टोरी का प्लॉट है। अब इस स्टोरी की शुरुआत होती है दो कैरेक्टर्स से। इस स्टोरी में दो कैरेक्टर्स जो हाईलाइट हुए हैं, उनमें से पहला कैरेक्टर जो है वो है ये फ्रांस। फ्रांस फ्रांस क्या है? एक स्टूडेंट है, और इसके जो टीचर हैं वो कौन है? एम हेमल, मिस्टर हेमल, मिस्टर हेमल इसके टीचर हैं। अब इसका जो नाम है फ्रांस, वो फ्रांस अपने आप में सिंबॉलिक है। कैसे सिंबॉलिक? मतलब वो दर्शा रहा है, किस चीज़ को दर्शा रहा है? ये फ्रांस जो है एक तरह से पूरे के पूरे फ्रांस को दर्शा रहा है, बता रहा है। फ्रांस और फ्रांस ऑलमोस्ट सिमिलर है ना। तो ये कैसे, इसका जो कैरेक्टर है, इसके कैरेक्टर के बारे में आगे हम पढ़ेंगे ना। तो इनोसेंट सा बॉय है, नॉर्मल एवरेज बॉय है, टॉपर नहीं है। तो ये सब पता चल जाएगा कि फ्रांस की कंडीशन तब कैसे है। अब इस स्टोरी में हमें दो थीम्स के बारे में बताया जाएगा। मतलब ये पूरी की पूरी स्टोरी जो है वो दो थीम्स पर बेस्ड है। पहला, डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉर, वॉर के क्या डिस्ट्रक्शंस होते हैं, युद्ध से क्या हानियाँ होती हैं, और लड़ाई होता है तो क्या उसका प्रभाव पड़ता है आम नागरिकों पर। और दूसरा, लिंग्विस्टिक बैरियर्स अवरोध, और उसी अवरोध के बाद आती है लिबर्टी, लिंग्विस्टिक लिबर्टी, जिसको कहा जाता है लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी। फॉर एग्जाम्पल, जो उड़ीसा से बिलोंग करते हैं वो उड़िया है, जो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं छत्तीसगढ़िया है ना। तो ऐसे ही फ्रांस के अलावा लैंग्वेज के हिसाब से जब हम लोगों को क्लासीफाई करते हैं, दैट इज फॉर देयर लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी। उनका लैंग्वेज उनकी लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी है। क्लियर? अब स्टोरी की शुरुआत होती है फ्रांस से। रोज़ की तरह फ्रांस क्या करता है, वो सुबह सो के उठता है। सुबह सो के उठने के बाद उसको लगता है कि अरे अच्छा, आज दिन की शुरुआत हो गई है, अब मुझे स्कूल जाना पड़ेगा। जैसे हम भी अपने होमवर्क से भागते हैं, फ्रांस भी अपने होमवर्क से भाग रहा है। उसने होमवर्क किया नहीं है। अच्छा, उसके होमवर्क में उसको क्या मिला था? एम हेमल ने उसको याद करने के लिए दिया था पार्टिसिपल्स।
पार्टिसिपल्स जो मैंने आपको पढ़ाया है, इंट्रोडक्शन दिया है, आगे मैं पूरा पढ़ा दूंगा। तो पार्टिसिपल्स किसको होमवर्क मिला था? फ्रांस को। और फ्रांस ने वो किया नहीं है। लेकिन फ्रांस जब स्कूल तो जाना ही पड़ेगा, फ्रांस जब स्कूल जाता है तो स्कूल जाते वक्त उसने कुछ अनयूजुअल सी चीज़ें नोटिस की। वो अनयूजुअल चीज़ें क्या थी? सबसे पहला, क्लास मतलब स्कूल का जो बुलेटिन बोर्ड होता है, नोटिस बोर्ड एकदम सामने ही नहीं होता है शुरुआत में। उस नोटिस बोर्ड के आसपास बहुत सारे भीड़ इकट्ठा हुए। अब फ्रांस ने सोचा कि बहुत सारे लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, बहुत भीड़ है, और हर बार की तरह कोई बुरी खबर आज भी छपी होगी। बुरी खबर क्या है? 9 सितंबर से आप सबके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। उससे और बड़ी बुरी खबर क्या है? एग्ज़ाम्स ऑफलाइन होंगे। उससे और बुरी खबर क्या है? आपका रोल नंबर सबसे शुरू में है ना। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे कुछ बुरे बैड न्यूज़ छपे होंगे, बहुत भीड़ है। फ्रांस ने उसको इग्नोर किया। फ्रांस को लगा कि ये जो है, ये बुरी खबर देखने सुबह सुबह कौन जाएगा। फिर बाबू राव का डायलॉग याद आता है, अच्छा सुबह सुबह के मेरे को यही देखना है ना। तो उसने पहली जो अनयूजुअल चीज़ नोटिस की वो थी कि मॉनिटर मतलब जो बोर्ड लगा था, नोटिस बोर्ड, उस नोटिस बोर्ड के सामने बहुत भीड़। क्लियर? इसके अलावा जब वो क्लास में गया, क्लास में जाते ही आज उसको कुछ अलग लग रहा था। आज क्या अलग लग रहा था? चलो बुलेटिन बोर्ड के पास भीड़ है, वो तो सहने लायक है, झेल सकते हैं। इसके अलावा क्लास, जो कि हर बार अब क्लास में आते हैं ना हम, तो बच्चों के शोर शराबे से हमारे कान पक जाते हैं। अलग अलग बच्चों के अलग अलग तरह के शोर रहते हैं। होशियार बच्चा पढ़े लिखे का डिस्कस कर रहा है, जिसको व्हाट्सएप का ज्ञान है वो व्हाट्सएप, अच्छा आज पटेल सर का स्टेटस देखा, ऐसा था, है ना। फिर अब किसी का कोई एकदम सीरियसली अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा है, हाँ भाई क्लास 12 के बाद क्या करेंगे। तो ये सब सारी आवाज़ें जब मिक्स हो जाती है ना, तो हमें सिर्फ वो हल्ला सुनाई देता है, आवाज़ का पता नहीं चलता है कि कौन क्या बोलता है। लेकिन उस दिन, जिस दिन वो फ्रांस स्कूल गया था, उसने एक चीज़ नोटिस की, दैट क्लास वॉज काम लाइक संडे मॉर्निंग। लाइक संडे मॉर्निंग देखो यहाँ, लाइक संडे मॉर्निंग लिखा है, मतलब यहाँ कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है? लाइक है तो सिमिली। जब आपको वर्ड में लाइक और एज मिल जाता है, इट मीन्स वहाँ कौन सा यूज हुआ है लिटरेरी डिवाइस? सिमिली। तो क्लास कैसा है? शांत है, लाइक संडे मॉर्निंग। संडे मॉर्निंग स्कूल आके देखना, एकदम शांत, बच्चे ही नहीं रहेंगे, शांति तो होगी, है ना। तो पहली अनयूजुअल चीज़ जो किसने नोटिस की? फ्रांस ने। दैट वाज द क्लासेस वर काम एंड लाइक संडे मॉर्निंग, शांत था संडे मॉर्निंग की जैसे। दूसरी अनयूजुअल चीज़, जब उसने क्लास में एंट्री ली, क्लास में घुसने से पहले, अब देखो फ्रांस लेट से आया है तो उसके लिए उसको डांट पड़ने वाली है, किससे? उसके टीचर एम हैमल से, मिस्टर हैमल से। इसके अलावा दूसरी चीज़ ये कि वो लेट से आया, उसका तो पनिशमेंट उसको मिलेगा ही मिलेगा। इसके बाद दूसरी चीज़, जिस चीज़ की पनिशमेंट उसको मिलने वाली है वो है उसका होमवर्क। उसका होमवर्क भी कौन नहीं किया है? फ्रांस को होमवर्क करके आना था, लेकिन उसने होमवर्क किया नहीं है, उस चीज़ का भी उसको पनिशमेंट मिलेगा। इस चीज़ के लिए फ्रांस ने एक आइडिया निकाला। क्या आइडिया निकाला? अब देखो बड़े हॉल्स जो होते हैं ना, उनमें 2 दरवाजे होते हैं, एक जो मेन एंट्रेंस होता है, दूसरा एग्जिट होता है, पीछे का रास्ता। तो अब क्या हुआ? फ्रांस क्या कहता है कि आई ऑलवेज काउंटेड ऑन कमोशन। मतलब जब भी ऐसी सिचुएशन आती थी, जब भी मैं या तो लेट से आता था या अपना होमवर्क नहीं करता था, आई ऑलवेज काउंटेड ऑन कमोशन, मतलब मैं हमेशा पीछे के दरवाजे से चुपके से आ जाता था, ऐसा झुक के। तो जैसे उसने पीछे के दरवाजे से देखा, उसने क्या देखा कि वहाँ कुछ बैक बेंचर्स हैं, जिनका ट्रेंड आजकल बहुत चल रहा है, आई एम बैक बेंचर चलता है ना। तो वो बैक बेंचर कौन थे? विलेजर्स, गांव के जो लोग हैं, जो सुट्टा उट्टा फोंकते रहते हैं, खैनी वैनी रगड़ते रहते हैं ठेले पे, वो बैक बेंच, वो विलेजर्स, गांव देहात के लोग, वो आके बैक बेंच में बैठे हुए हैं, उनका भी रिलेवेंस है। अब देखो क्लास कभी शांत नहीं रहती, आज शांत है, एक अनयूजुअल चीज़। दूसरी, गांव वाले जो घूमते रहते हैं, आज वो क्लास अटेंड करने के लिए लास्ट बेंच में बैठे हुए हैं, दूसरी अनयूजुअल चीज़। तीसरी चीज़, मिस्टर हैमल का ड्रेस,
मिस्टर हेमल उस दिन जैसे सज धज के आए थे। वो कैसे सज धज के आए थे? उन्होंने सबसे पहले एक फील्ड शर्ट पहनी थी, मस्त सजावटी शर्ट, फैंसी शर्ट पहनी हुई थी। दूसरा, उन्होंने ग्रीन कोट पहना हुआ, कोट जो जनरली वो या तो किसी बड़े फंक्शन में पहन के आते हैं या फिर सेमिनार वगैरह होता है तब पहन के आते हैं, सेरेमनी में पहन के आते हैं। तीसरी चीज़, मस्त चरी मरी वाला टोपी, मतलब ये ब्लैक सिल्क एम्ब्रॉयडर्ड है। उनका हैट जो था, ये उस हैट की खासियत है। तो ये चीज़ें उसने नोटिस की। किसने नोटिस की? फ्रांस ने। अच्छा, इतना कुछ हो गया और मुझे कुछ पता ही नहीं है। तो ये सब क्यों हुआ है? तब जब उसने क्लास में एंट्री ली तो एम हेमल ने उससे पूछा, मिस्टर हेमल ने, चलो फ्रांस सामने आ जाओ। अब देखो, एंट्री तो मिल गई तो फ्रांस को लगा कि चलो एक चीज़ के लिए माफ़ी मिल गई, लेट से आ जाएगी, होमवर्क बचा हुआ है अभी भी। तो मिस्टर हेमल से फ्रांस ने कहा कि सॉरी सर, क्या था, सॉरी सर, और क्या है ना, मेरे पेट में पथरी हो गई है तो मैंने होमवर्क किया नहीं, है ना। अरे अलग अलग बहाने होते हैं भाई। हमारे स्कूल में क्लास 3 का लड़का, मोटा सा लड़का, उससे मैंने पूछा, जब मैं छोटे बच्चों को पढ़ा रहा था तो मैंने उससे पूछा कि होमवर्क क्यों नहीं किए? सर मैं एब्सेंट था। क्यों एब्सेंट थे? और वो ऐसा आंसू आंसू निकल रहे हैं, सर नानी मर गई। नानी, ठीक है, एक बार तो नानी मर गई है। 2 महीने बाद फिर से बच्चा 5 दिन तक एब्सेंट। मैंने फिर से पूछा, भैया 5-6 दिन एब्सेंट क्यों थे? और बच्चा अभी फिर नहीं, दादा थोड़ी मारेगा। और फिर सर नानी मर गई थी। मैं पूछा कितनी नानियाँ हैं? नहीं सर, ये नानी वो नानी नहीं है जो मर गई थी, ये नानी अलग नानी है। अब भाई नानी मरी है, उसका क्या इलाज कर सकते हैं? तो ऐसे तो एम हेमल के सामने फ्रांस ने फिर एक एक्सक्यूज़ दिया। उसने कहा कि सॉरी सर, मैंने नहीं किया। तो मिस्टर हेमल ने कहा छोड़ो, लास्ट डेट है, काहे किसी को तंग करना, आ जाओ अंदर। फिर उन्होंने पूछा कि अब मिस्टर हेमल जो थे, मिस्टर हेमल ने क्या किया? होमवर्क मांगा तो फ्रांस ने नहीं दिया। अब उन्होंने कहा कि ठीक है बैठो, लेक्चर अटेंड करो। फिर मिस्टर हेमल ने कहा कि आज मैं आप लोगों को लास्ट लेसन पढ़ाने वाला हूँ, लास्ट लेसन। एंड मिस्टर हेमल जो थे, उनकी आवाज़ में तब ग्रीफनेस थी और सैडनेस थी, मतलब उनको दुख हो रहा था मिस्टर हेमल किसी चीज़ का। क्या चीज़ का दुख हो रहा था? मिस्टर हेमल ने क्लास लेने से पहले सारी चीज़ें बताई डिटेल में, पूरे क्लास के साथ, कि हमारा जो फ्रांस है वो डिफीट हो गया है, हार गया किससे? पर्शिया से। और बर्लिन से ऑर्डर्स आए हैं कि फ्रांस में, मतलब एल्सेक और लॉरेन में अब फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, जर्मन पढ़ाई जाएगी। और मुझे बहुत दुख हो रहा है पर्सनली कि मेरी लैंग्वेज, जो मेरी मदर टंग है फ्रेंच, वो फ्रेंच अब पढ़ाई नहीं होगी और मैं फ्रेंच का टीचर हूँ। तो आज मैं चाहता हूँ कि मैं अपना लास्ट लेक्चर, अपनी लास्ट लेसन जो फ्रेंच में है वो डिलीवर करूँगा और उसके बाद मैं छुट्टी लूँगा, कहीं ट्रांसफ़र करूँगा। क्लियर? सो इन वेरी ग्रीफ एंड सैड टोन, बहुत गहरे टोन में किसने कहा? मिस्टर हेमल ने कहा दैट टुडे इज़ द लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच। आज फ्रेंच की लास्ट लेसन, और उन्होंने पढ़ाना स्टार्ट किया। देन एक अजीब सी शांति जो थी, उस शांति के दौरान फ्रांस जो है हमारा बच्चा, वो ये सोच रहा है कि सर ने कहा कि दिस वाज द लास्ट लेसन। तो वो जो चैप्टर, वो जो नाम था द लास्ट लेसन, वो सुनते ही फ्रांस को ऐसा लगा जैसे उसके ऊपर बिजली गिर गई और उसने कहा व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स फॉर मी। एक्सजरेशन, हाइपरबोल है, ये एग्जांपल है, हाइपरबोल का एग्जांपल आप लिख सकते हो। व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स फॉर मी, मुझ पर तो जैसे बिजली गिर गई। तो अब दुखी कौन हो गया? मिस्टर हेमल तो दुखी थे, फ्रांस भी दुखी हो गया। और उसके लिए ये वर्ड्स कैसे थे? थंडर क्लैप, बिजली के जैसे, बिजली गिर गई। अब ये कहते हुए जो मिस्टर हेमल है वो अपनी क्लास ले रहे थे और फ्रांस के दिमाग में वो सारी चीज़ें चल रही थी जो अभी तक उसने की नहीं। उसने कभी अपनी लैंग्वेज को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जितना वो आज दे रहा था। और आज फ्रांस थोड़ा ज़्यादा सीरियस था। वो दुखी तो था, किस चीज़ के लिए दुखी था? क्योंकि उसने कभी अपनी लैंग्वेज को सीरियसली लिया नहीं। आज उसको ऐसा लग रहा था कि
पूरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा जो अहम टॉपिक है वो आज चल रहा है। और उसको वो हर चीज़ सुनाई दे रही थी जो सर बोल रहे थे, और वो हर एक टॉपिक समझ में आ रहा था जो सर बता रहे थे। क्लियर? और इसको गिल्ट फील हो रहा था, किसको? फ्रांस को, कि उसने कभी अपने लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस नहीं दी। अब वो ये सोच रहा था कि जो फ्रांस पर जर्मनी का कब्जा हुआ है, तो उन्होंने हमारी लैंग्वेज पे भी कब्जा कर लिया है ना। और लैंग्वेज से रिलेटेड एक और चीज़ है जो क्या है, जो कि मिस्टर हैमल ने बताया कि whenever people are enslaved, जब भी लोगों को स्लेव किया जाता है, गुलाम बनाया जाता है, लैंग्वेज इज की टू देयर प्रेजेंट। सबसे पहले उनकी भाषा पर अटैक किया जाता है, और लैंग्वेज जो है उनकी की है, उनकी प्रेजेंट का मतलब उनके कैद होने का जो रास्ता है वो उनकी लैंग्वेज से जाता है। सबसे पहले भाषा पर अगर आपने किसी के कंट्रोल कर लिया, इट मीन्स आपने उन लोगों पर कंट्रोल करना सीख लिया। यही बताया एम हैमल ने। अब ये सुनने के बाद सोच रहा है फ्रांस, उसको कुछ सुनाई दे रहा था कि सारी क्लास शांत थी, तो बाहरी सारे साउंड सुनाई देंगे, वो हवा का अंदर आना, सरसराहट की आवाज़ वो भी सुनाई देगा, पानी का गिरना, ड्रिप ड्रॉप वो भी सुनाई देगी। और तब ऐसा हुआ कि वो जब क्लास शांत थी तो कुछ आवाज़ नहीं आ रही थी, और एम हैमल जो लिखवा रहे थे सिर्फ लोगों के पेन के घिसने की आवाज़ आ रही थी, पेन जो पेपर पे घिस रहा था, दैट इज़ कॉल्ड स्क्रैम्बलिंग। ये ओनोमेटोपिया है। ओनोमेटोपिया मैंने बताया है लिटरेरी डिवाइसेस में। क्लियर? नेम ऑफ साउंड, स्क्रैम्बलिंग इज द नेम ऑफ साउंड विच इज मेड बाय पेन विद पेपर। जब आप पेन को पेपर में घोरते हैं ना, वो जो आवाज़ आती है दैट इज कॉल्ड स्क्रैम्बलिंग, और उसको उस टर्म को कहा जाता है ओनोमेटोपिया। क्लियर? सो उस पेन से घिसने की आवाज़ भी सबको सुनाई दे रही थी, इतनी ज़्यादा साइलेंस। अब इतनी साइलेंस आएगी तो ये ड्रिल की आवाज़ भी सुनाई देगी। आ रही है, पंखे की आवाज़ भी आ रही है। इसी बीच गुटरगुम की आवाज़ आती है कबूतर की, वो कबूतर जो खिड़की पे है। और फ्रांस ये सोचता है कि ये जर्मन्स ने जो हमारी लैंग्वेज पे हमला किया है या कब्जा किया है, जो हम लोगों को इस चीज़ के लिए मजबूर कर रहे हैं कि हम अब फ्रेंच छोड़ के जर्मनी में, मतलब जर्मन लैंग्वेज में बात करेंगे या पढ़ेंगे। क्या वो इन कबूतरों को भी अब जर्मन में गाना गाने के लिए क्या करेंगे? बाध्य करेंगे या मजबूर करेंगे? क्या अब ये कबूतर भी जर्मन लैंग्वेज में बात करेंगे? ये कबूतर, तो वो कबूतर जो थे, दो पिजन वर द सिंबल ऑफ फ्रीडम, वो आज़ाद थे। तब फ्रांस को ये रियलाइज़ हुआ दैट ये जो कबूतर है ये फ्री है, और हमसे अच्छी लाइफ तो इन कबूतरों की है। इनको कोई मजबूर नहीं करता कि इस लैंग्वेज में पढ़ो, उस लैंग्वेज में। क्लियर? और ये जो कबूतर है ये सिंबल है इसके फ्रीडम के, आज़ादी का प्रतीक है। तब ये रियलाइज़ हो रहा था कि ये हमसे अच्छी ज़िंदगी तो ये कबूतरों की है, अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, है ना, कहीं भी आ जा सकते हैं, आसानी से घूम सकते हैं। और तब उन्होंने वाकई में रियलाइज़ किया दैट whenever people are enslaved, तब इस लाइन का रियल मीनिंग समझ में आता है कि जब भी लोग इंस्लेव्ड होते हैं, है ना, कैद में होते हैं, लैंग्वेज इज की टू देयर प्रेजेंट। ये कोटेशन है, इसको आप याद कर लीजिएगा, लिख लीजिए। और तब मिस्टर हैमल अपना लास्ट लेक्चर डिलीवर करते हैं। फिर वो और उनकी सिस्टर, इधर मिस्टर हैमल का लेक्चर चल रहा है, उधर उनकी सिस्टर पैकिंग कर रही है ट्रांसफ़र करने के लिए, कि वो उस जगह को छोड़ के, फ्रांस को छोड़ के कहीं दूसरी जगह जाएंगे, वहाँ ट्रांसफ़र करेंगे। तो लास्ट लेक्चर देने के बाद मिस्टर हैमल लास्ट में कहते हैं, फ्रेंच में एक लाइन, एक फ्रेज़ कहते हैं, विव ला फ्रांस। विव ला फ्रांस का मतलब होता है लॉन्ग लीव फ्रांस। अब इसका हिंदी अर्थ होता है फ्रांस जिंदाबाद। जैसे हम कहते हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद जो हम कहते हैं ना, उसी का इंग्लिश ट्रांसलेशन है लॉन्ग लीव। अब अगर हम फ्रांस जिंदाबाद के नारे लगाएंगे तो लॉन्ग लीव फ्रांस, और इसी को फ्रेंच में कहा जाएगा विव ला फ्रांस। क्लियर? सो तब सबकी आंखों में आंसू था, विलेजर्स की आंखों में आंसू था, और इसीलिए विलेजर्स भी अटेंड कर रहे थे कि ये फ्रेंच लैंग्वेज में हमारी लास्ट लेसन। बच्चे को भी ये लग रहा था कि ये लास्ट लेसन हमारे लिए है, क्योंकि ये हमारी अपनी भाषा का लास्ट लेसन। और एम हैमल जो पढ़ा रहे थे उनकी आंखों में आंसू थे, और उन्होंने कहा विव ला फ्रांस, और वो क्लास छोड़कर चले गए, और इतने में फैन भी अप हो गए।
So this is all about the chapter, the last lesson. Clear?